मानव जी, आपने शिक्षा जगत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया, बेसिक मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया है। शिक्षक प्रशिक्षणों में भी इस पे बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः शिक्षक इस प्रश्न से बच जाते हैं, इसको दरकिनार कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस मौलिक प्रश्न पूछने के लिए कि ये शिक्षाक्रम और पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस और कैरिकुलम। और अगर एक शिक्षक इनके मूल अंतर को समझ लेता है तो वो आधे से अधिक शिक्षक निर्मित हो जाता है। पाठ्यक्रम का बहुत सामान्य सा अर्थ है कि हम किसी कक्षा स्तर पर पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरे अर्थों में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्कूल परिसर में शिक्षक और बच्चों के बीच जो भी घटनाएं घटती है वो सब पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। चाहे वो प्रार्थना सत्र हो, चाहे कक्षा शिक्षण हो, चाहे खेल कूद हो, या शनिवारी सभाएं हों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हों, ये सब पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसको दो भागों में बांट के बात के करते हैं हम, एक शैक्षिक और एक सशैक्षिक। लेकिन शिक्षाक्रम थोड़ी भिन्न चीज़ है। शिक्षाक्रम वस्तु तो क्या है कि देश के बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद मिलकर एक जगह बैठते हैं और विश्व में अब तक के शिक्षा के संदर्भ में जितने भी शोध अनुसंधान हुए हैं उन शोध अनुसंधानों के माध्यम से वो एक उपकरण तैयार करके इस बात का मापन करते हैं कि हमारे देश के बच्चों से मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे से कि उनकी औसत बुद्धि लब्धि क्या है, औसत IQ क्या है उसका। और जब एक बार इसका मापन कर लेते हैं तब वो लोग इस बात को तय करते हैं कि जिनमें इतनी बुद्धि है एवरेज, वो लोग क्या क्या सीख सकते हैं। और फिर वो एक सूची बनाते हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 6 का बालक 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में ये चीज़ें सीखेगा, 7 वर्ष का बालक कक्षा 2 में ये चीज़ें सीखेगा। ये जो ये है उसको उन्होंने एक टेक्निकल पारिभाषिक शब्द दिया है, उसको बोलते हैं दक्षता। अब हम यूँ कह सकते हैं कि किसी कक्षा स्तर पर बालक से अपेक्षित दक्षताओं की सूची है, वो शिक्षा क्रम कहलाती है। थोड़ा और इसको अपन डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी ईदगाह की कहानी सुनी होगी कि एक हमीद नाम का लड़का है, दादी के पास रहता है। ईद का त्यौहार आता है, दादी उसे दुआना देती है, उसके मित्र खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, बहुत तरह की चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक दुकानदार से चिमटे का भाव ताव करके दुआना में एक चिमटा खरीद लाता है और ये कहते हुए दादी को देता है कि जब तू रोटी सेकती है तो तेरी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं तेरे लिए चिमटा लाया हूँ। एक टीचर ये पाठ पढ़ाता है, पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछता है कि हमीद की दादी का क्या नाम था, उसने चिमटा कितने में ख़रीदा, उन मित्रों की सूची बनाओ जिन्होंने मिठाइयाँ खरीदी, उनकी सूची बनाओ जिन्होंने खिलौने खरीदे, और उनकी भी बनाओ जिन्होंने मिठाई और खिलौने दोनों खरीदे। और बालक इन सारे प्रश्नों के ठीक ठीक जवाब दे देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हुआ, शिक्षाक्रम अभी अधूरा रह गया। शिक्षाक्रम में ये लिखा हुआ है कि इस उम्र में इस कक्षा स्तर पर बालक में पारिवारिक मूल्यों का विकास हो जाए और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करना सीख जाएं। मूल बात आपको ये समझानी थी, अब हम वो तो समझा नहीं रहे और सारा का सारा जोर हम इस पाठ्यक्रम पे दे रहे हैं और रिजल्ट ये निकल रहा है कि बच्चा वो सब कुछ जानता है लेकिन घर पे माँ को गालियाँ बकता है। तो अब ये एजुकेशन कैसे हो सकती है? मैं एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ कि मेरे यहाँ एक बच्चा है, वो स्कूल आने की तैयारी कर रहा है और उसकी दादी जो है
वो रेवड़ को लेकर, पशुओं को लेकर जंगल में जा रही चराने, और एकाएक वो गिर जाती है। तो वो बच्चा थैला फेंकता है अपना बैग स्कूल का, और दादी को उठाता है, उसकी रोटियां और पानी की भरी बोतल उठा के ये कहता है कि दादी मैं तेरे साथ चलूँगा, पता नहीं जंगल में तेरे क्या हो जाए। और वो 2-3 दिन वहाँ रहा। चौथे दिन स्कूल में आया और हमने उससे कुछ प्रश्न पूछे, वो जवाब नहीं दे पाया, और दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है। और जब इसकी केस स्टडी की गई तब ये पता चला कि जो बच्चा इन प्रश्नों के ठीक जवाब दे रहा है वो अपनी माँ को गालियाँ बकता है, लाते मारता है। तो उस लेसन का जो वास्तविक मैसेज था ये इस बच्चे के पास है या इस बच्चे के पास है? तो शिक्षा क्रम आपकी एजुकेशन की सोल है, आत्मा है। और अगर ये शिक्षा क्रम की हमें जानकारी हो ठीक तो हमारे पढ़ाने का पूरी की पूरी चीज बदल जाती है। आपका वे बदल जाता है, आपका टीचिंग प्रोसेस बदल जाता है। अब आपके पास क्लियर है कि इसके माध्यम से मैं क्या पढ़ाऊं, क्योंकि पाठ्यक्रम हर साल बदल जाता है लेकिन शिक्षाक्रम बदलता नहीं है। ईदगाह की कहानी हट गई, बड़े भाई साहब की कहानी आ गई, मैसेज वही है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस शिक्षा क्रम को ठीक से समझ ले, क्योंकि पाठ्यक्रम केवल एक उपकरण है, केवल साधन है, साध्य नहीं है। और जब से हमने ये परसेंटेज बेस्ड परीक्षा प्रणाली विकसित की तब से ये पाठ्यक्रम केंद्र में आ गया और शिक्षा क्रम हट गया। और नतीजा ये हुआ कि हमारा बालक अंक तो लाता है लेकिन उसमें व्यवहारगत परिवर्तन नहीं होता, उसमें जो एक बदलाव शिक्षा के माध्यम से हम चाह रहे हैं वो नहीं होता। आज आप देखिए सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों के माता पिता सबसे अधिक संख्या में वृद्धाश्रम में है, और जो कम पढ़ा लिखा बच्चा है उसके माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं। जबकि अधिक पढ़े लिखे बच्चे से ये उम्मीद थी कि वो अपने माता पिता की ठीक से सेवा करेगा, लेकिन उन्हें उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया। और उसका मूल कारण ये है कि हमने उस शिक्षा क्रम को पूरा नहीं किया। ये केवल मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब गणित की बात कर रहे हैं तो गणित में भी यही है कि हम ये x स्क्वायर y स्क्वायर sin थीटा पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, और इनका जीवन में कहीं कोई सार्थक उपयोग समझ में नहीं आता। तो एक सहज मन में प्रश्न उठता है कि जब इनकी कोई उपयोगिता नहीं है तो ये पाठ्यक्रम में क्यों है? पाठ्यक्रम में ये केवल इसलिए है कि मैथमेटिक्स के माध्यम से बच्चे का लॉजिकल पावर डेवलप करना होता है, कि उसकी तार्किक क्षमता विकसित करनी होती है। और जिन बच्चों के जितने गणित के जटिल प्रश्नों को वो हल कर लेता है उतना ही उसका लॉजिकल पावर बढ़ता चला जाता है। ये इस तरह के थ्योरम संप्रत्यय पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि वो जीवन में वो उसके कुछ काम आएगा। और ये पूरी की पूरी जो शिक्षण प्रणाली है, इसको बहुत छोटे उदाहरण से मैं आपको यूँ समझाना चाहता हूँ कि जैसे दो बच्चे खेल रहे हों तो उन दोनों बच्चों को खेलने का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? निश्चित रूप से मिलता है। अब उनमें से एक बच्चा जीत जाता है और एक बच्चा हार जाता है। तो अब मेरा अगला प्रश्न है कि क्या हारने वाले बच्चे को खेलने का लाभ नहीं मिला क्या? उसको भी खेलने का लाभ मिल गया। तो शिक्षण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से अगर कोई बालक गुजर गया तो आप समझिए कि उसका शिक्षण तो हो गया। अब वो फेल और पास हो जाता है, ये दूसरे कारणों पे तय करता है। यह जो हम परसेंटेज के माध्यम से इसको तय करने की जो काम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा अव्यवहारिक है। और ये अव्यवहारिक तब तक रहेगा जब तक हमारे पास कोई नई तकनीक नहीं आ जाती। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि तो फिर क्या करें, तो इसका भी सुस्पष्ट जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम इसके कुछ विकल्प तय कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज के अलावा कोई मार्ग नहीं है, क्या हो सकता है। और इस तरह की कहानियां हम सिलेबस में पढ़ाते हैं। एक दीवान को चुनने की बात थी,
तमाम प्रतियोगियों को इनविटेशन दे दिया गया। और रास्ते में दो व्यक्ति आ रहे हैं और कीचड़ में गाड़ी फंसी हुई है। एक आदमी जल्दी से निकल जाता है कि मुझे वहाँ प्रतियोगिता में शामिल होना है, दीवान की वैकेंसी आई हुई है। और दूसरा उस वृद्ध व्यक्ति को उस कीचड़ से उस गाड़ी के साथ निकालता है और तभी झाड़ से छिपा हुआ पूर्व वृद्ध दीवान खड़ा होता है और वो उसका सिलेक्शन कर लेता है। अब हो सकता है कि जो बच्चा उस वृद्ध व्यक्ति को कीचड़ से बाहर निकालता है और उसकी गाड़ी को बाहर निकालता है, वो कुछ कम जानता हो, और जो सीधा चला आया हो वो कुछ अधिक जानता हो। लेकिन ये जो परीक्षा हुई ये शिक्षा क्रम की हुई। क्या पढ़ने के बाद इनमें मानवीय मूल्यों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये आप जो अभी जितना भी आप करप्शन देख रहे हैं, वो करप्शन कहां से आया? वो इस शिक्षा क्रम की अनदेखी करने के कारण आया। अगर हम इस शिक्षा क्रम का ठीक से ध्यान रखते ना, मैंने लैंग्वेज की बात की, मैंने विज्ञान की बात की, मैथमेटिक्स की बात की, इसी तरह मैं विज्ञान की भी बात कर रहा हूँ कि सिलेबस एक अलग चीज़ है और शिक्षा क्रम अलग चीज़ है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा क्रम की एक ही पाठ्यक्रम की एक ही परिभाषा है जिसे अंततोगत्वा भूल जाना होता है। उस पाठ्यक्रम के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में मेरे पूर्व ज्ञान के साथ जो नवीन ज्ञान का सृजन हुआ है, तुलना, विश्लेषण, व्याख्या, चिंतन से, और उससे मैं उसको जीवन में विभिन्न जगह पे कोरिलेट कर पाता हूँ, उससे सहसंबंध स्थापित कर पाता हूँ। यह है मूल शिक्षा। मैं भूल जाता हूँ कि HNO3 क्या है, H2O पानी कैसे बनता है, तो ये मेरे लिए जानना उतना ज़रूरी नहीं है। ये मैं साइंटिस्ट होऊंगा तो जान लूँगा अगर मुझे वो आगे के क्षेत्र में जाना है। अभी मुझे केवल इतना देखना है। तो मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना मौलिक प्रश्न मुझसे पूछा, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपने तमाम श्रोताओं से भी उम्मीद करता हूँ, दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न पे चिंतन करें, और इस संदर्भ में कोई प्रश्न और हों तो आप मुझसे पूछें, या प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में भिजवाएं, इनबॉक्स में भिजवाएं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि अगर केवल इस विषय पर ठीक से चर्चा हो जाए तो हम शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल सकते हैं। धन्यवाद सर। तो इस पूरे व्याख्यान से ये निष्कर्ष निकलता है, ये एसेंस निकलता है कि वैल्यूज़ तो घट रही हैं, मार्कशीट में मार्क्स ज़रूर बढ़ रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ घट रही हैं। अब इसके लिए कौन दोषी है, इस पर भी आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।